सोचो एक दिन अचानक सारी बेजान चीजें आपसे बातें करने लगे। कुछ ऐसी है कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेन नाम के एक चोर से, जो एक प्राचीन मूर्ति चुराता है एक जबरदस्त सिक्योरिटी वाले म्यूजियम से। ये मूर्ति कोई आम चीज नहीं, बल्कि इसमें मैजिकल पावर्स होती है जो उन लोगों को श्राप देती है जो इसे चुराते हैं। जिन लोगों ने इसे चुराया वो सभी पागल हो गए, लेकिन जेन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। काम पूरा करने के बाद जेन अपने बिजनेस पार्टनर ब्रदर हे से मिलने जाता है और म्यूजियम से चुराए हुए कुछ चीजें उसे बेच देता है, लेकिन वो मूर्ति अपने पास रखने का फैसला करता है। इसी बीच ब्रदर हे का सबसे बड़ा क्लाइंट एडम काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे वो मूर्ति नहीं मिली। रात को जब जेन अपनी पुरानी गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक और गाड़ी धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। वो जल्दी से उसे रोकने के लिए गया, लेकिन तभी उसे बिजली का झटका लगा और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे सपना आता है जहां जेन स्कूल में होता है। उसके प्रिंसिपल ने उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने उनके पर्स से पैसे चुराए हैं, लेकिन जेन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। असलियत में उसके दोस्त ने पैसे चुराए और उसके बैग में डाल दिए थे। फिर जेन को सबके सामने सजा मिलती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जेन घबरा के भगवान से कहता है कि अगर उसने पैसे चुराए हैं तो उसे बिजली के झटके से मार दिया जाए। फिर जब उसकी आँख खुली तो जेन अपने कमरे में बहुत दर्द में होता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके एक हाथ की नस लाल हो गई थी। वो इसे नजरअंदाज कर देता है और अपने दिन की शुरुआत करता है। इसके बाद जब वो फ्रिज खोलता है तो अंदर एक चेहरा दिखता है, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो वो चेहरा गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट में जाता है और जब अपना हाथ धोता है तो टॉयलेट एक इंसान बनकर बातें करने लगता है। जेन हैरान हो जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका सोफा भी बात कर रहा है। उसके कमरे की सारी चीजें जैसे टीवी, पौधे, पेंटिंग्स और उसकी बिल्ली भी बात करने लगती है। जेन को लगता है कि ये सब भ्रम है, तो वो जल्दी से वो मूर्ति के साथ घर से निकल जाता है। बाहर वो एक आदमी को अपनी गाड़ी में सुसु करते देखता है और जब वो उसे डांटता है तो वो आदमी असल में एक डॉगी होता है। अब जेन को लगने लगता है कि उसे जो बिजली का झटका लगा था उससे उसका दिमाग खराब हो गया है। जब जेन अपनी गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक गाड़ी एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है और उसे धीरे चलाने के लिए कहती है। जल्द ही जेन एक बीच के पास गाड़ी रोकता है और अपने बैग को पकड़कर बीच पर बैठ जाता है। जब वो बैग खोलता है तो मूर्ति उससे बात करने लगती है। फिर मूर्ति एक इंसान की शक्ल में बदल जाता है और जेन को डांटता है कि उसने इसे चुरा के अच्छा नहीं किया। जेन इन सब से कंफ्यूज हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाने का सोचता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि डॉक्टर वही प्रिंसिपल होता है जिसने स्कूल में उसे गलत तरीके से सजा दी थी। जेन को गुस्सा आता है, लेकिन उसे फिर भी डॉक्टर से मदद लेनी पड़ती है। वो अपनी पूरी कहानी डॉक्टर को बताता है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ हंसने लगता है। फिर जेन कंप्यूटर के जरिए डॉक्टर का एक सीक्रेट पता लगाता है। डॉक्टर के कंप्यूटर में बहुत सारी अश्लील वीडियो छुपी होती है। ये देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और जेन की बात पर यकीन करता है। डॉक्टर जेन को कहता है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए और अपना चेकअप कराए। वहां से निकलते वक्त जेन की टक्कर उसके बचपन की दोस्त केओमी से होती है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बात करते हैं। जेन उससे पूछता है कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें चीजें इंसानों की तरह बात करते हैं, लेकिन केओमी समझती है कि जेन मजाक कर रहा है और अपना कार्ड दे देती है। जेन खुश हो जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद जेन अपनी गाड़ी से बात करने को कहता है, लेकिन गाड़ी मना कर देती है। तभी गाड़ी अचानक रुक जाती है और जब जेन गाड़ी को चेक करता है तो इंजन अचानक फट जाता है और जेन को उड़ा देता है। खुशकिस्मती से जेन को चोट नहीं लगती और वो मूर्ति भी सेफ होती है। फिर मूर्ति इंसान बनकर जेन को बताता है कि अगर वो अपने चुराए हुए सारे चीजें वापस नहीं करेगा और अच्छा काम नहीं करेगा तो उसके साथ ऐसी चीजें होती रहेंगी। मूर्ति ये भी कहता है कि जब जेन अच्छा काम करेगा तो ये सब चीजें बात करना बंद कर देंगे। बाद में जेन अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाता है और गाड़ी को गैराज भेज दिया जाता है। वो चाहता है कि गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि उसकी गाड़ी उसके लिए स्पेशल है, लेकिन मैकेनिक बताता है कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स डायनासोर ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जेन अपनी गाड़ी को कबाड़ में देने का फैसला करता है। मैकेनिक के जाने के बाद जेन को रास्ते पर एक अजीब लाल मुखौटा मिलता है। वो मुखौटा उठाता है, लेकिन जैसी मुखौटा बात करने लगता है वो उसे तुरंत नीचे फेंक देता है।
जेन सोचता है कि मुखौटे को मार डाले, लेकिन मुखौटा उसे बताता है कि 4 चोर एक बड़े गहने की दुकान को लूटने आ रहे हैं। इसके बाद वही 4 चोर गहनों की दुकान की तरफ जा रहे होते हैं डाका डालने के लिए। एक चोर अपना मुखौटा खो देता है तो वो एक औरत को अगवा करके उसकी स्कर्ट से मुखौटा बना लेता है। लेकिन जब वो दुकान पे पहुंचते हैं तो पहले से ही पुलिस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ घंटे पहले जेन पुलिस स्टेशन में आके उनको इस चोरी के बारे में बता देता है। उसकी बातें सुन के इंस्पेक्टर को लगता है कि जेन की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन जेन अपनी पावर का यूज करके ऑफिस टेबल से बात करना शुरू कर देता है और कुछ सीक्रेट चीजें बताता है। इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर चोरों को पकड़ने के बाद इंस्पेक्टर जेन से कहता है कि अपने फैमिली को बुलाए, क्योंकि उसे लगता है कि जेन की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जेन के पास फैमिली नहीं होती तो वो केओमी को फोन करता है, जो कुछ देर बाद आकर पुलिस को बताती है कि जेन सच में बीमार है। इसके बाद जेन और केओमी एक बीच पर जाते हैं जहां जेन उसे सब कुछ बताता है, लेकिन जैसे सब लोग सोच रहे थे केओमी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो जेन से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी उसे नॉर्मल होने में। जेन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी मदद लेने का फैसला करता है ताकि वो उसके करीब आ सके। जब केओमी चली जाती है तो एक बिजली उसकी बेंच पर गिरती है जहां जेन अभी बैठा था। बेंच इंसान बनकर जेन के पीछे दौड़ता है और उसे डांटता है कि उसकी वजह से उस पर बिजली गिरी है। इसके बाद जेन फैसला करता है कि वो अपने चुराए हुए सभी चीजों को वापस कर देगा। पहले वो मूर्ति को म्यूजियम में वापस रखने जाता है। जैसे वो मूर्ति को वापस रखता है, मूर्ति का इंसानी रूप वापस आता है और जेन को बताता है कि ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जेन फिर भी मूर्ति को वापस रखकर घर चले जाता है। अगले दिन ब्रदर हे को पता चलता है कि मूर्ति म्यूजियम में वापस रख दी गई है। वो चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसने इसके लिए पैसे लिए थे और एडम उस पर प्रेशर डाल रहा होता है कि मूर्ति को वापस लाए। दूसरी तरफ क्योमी हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग रखती है जेन के कंडीशन पर डिस्कस करने के लिए, लेकिन सारे डॉक्टर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि जेन अपनी बीमारी का नाटक उसके करीब आने के लिए कर रहा है। तभी प्रिंसिपल कहता है कि वो क्योमी की बात पर यकीन करता है। इसी बीच रात को जेन एक पुराने मंदिर में जाता है अपनी चुराई हुई किताब को वापस करने के लिए। वहाँ वो कुछ लोगों को कुंफू प्रैक्टिस करते देखता है, लेकिन बाद में समझता है कि वो सब एक मूर्तियाँ हैं। जल्द ही चीफ मॉन्क जेन से किताब ले लेता है और उसे अच्छा काम करने के लिए तारीफ करता है। अगले दिन क्योमी जेन को एक खुले मैदान में ले जाती है जहाँ उसके कंडीशन को ठीक करने का प्लान होता है। जैसी बारिश होने वाली होती है वो जेन को एक एंटीना पहनाती है ताकि बिजली उस पर लगकर उसका इलाज हो सके, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जेन को बिजली के झटके से डर लगता है। वापस जाते वक्त जेन क्योमी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि स्कूल में जब प्रिंसिपल ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था तो वो सिर्फ क्योमी ही थी जिसने उस पर विश्वास किया था। जेन फिर पीले छाते के बारे में बात करता है जो वो हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन क्योमी बताती है कि वो छाता कुछ साल पहले किसी ने चुरा लिया था। वो गुस्सा होकर चोर को बददुआ देती है क्योंकि वो छाता उसकी माँ का दिया हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो चोर खुद जेन था। थोड़ी देर बाद जेन घर पहुंचता है और छाते के पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन वो छाता कुछ नहीं कहता। फिर जेन अपनी चुराई हुई पेंटिंग को निकालता है जो मोनालिसा की थी और उसकी जांच करवाने के लिए म्यूजियम ले जाता है जहां वो एडम से मिलता है। तभी पता चलता है कि एडम गैर कानूनी आर्ट गैलरी का बिजनेस चलाता है और वही है जो ब्रदर हे को मूर्ति चुराने के लिए प्रेशर डाल रहा है। जब जेन और एडम बात कर रहे होते हैं तब क्योमी आती है और बताती है कि वो एडम से प्यार करती है। ये सुनकर जेन उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। रात को जेन एडम से मोनालिसा बेचने के लिए मिलने जाता है, लेकिन वहां उसे एडम एक लड़की की पेंटिंग बनाते हुए मिलता है। इससे जेन को लगता है कि एडम क्योमी को धोखा दे रहा है। घर जाकर जेन उदास हो जाता है और सोचता है कि क्या वो क्योमी को सब कुछ सच बताए या नहीं। तभी उसका पौधा कहता है कि वो चुप रहे। अगले दिन क्योमी जेन को खुश करने के लिए हॉट एयर बलून में ले जाती है और उसका जन्मदिन का केक भी लाती है। जेन को ये देखकर बहुत खुशी होती है और दोनों कुछ अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं। वापस जाते वक्त क्योमी को एडम का कॉल आता है जिससे जेन उदास हो जाता है। इसके बाद जेन एडम से मिलता है और उनकी डील के बारे में बात करता है। जब एडम का ध्यान नहीं होता तभी जेन उसका फोन लेकर उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज भेज देता है।
अगले दिन सभी लड़कियां और क्योमी मिलके एडम की पिटाई करती है उनको धोखा देने के लिए। रात को जेन क्योमी को एक क्लब ले जाता है ताकि वो एडम की याद को भुला सके। वहाँ वो दोनों घंटों तक पार्टी करते हैं। बाद में जेन क्योमी को उसको घर छोड़ने जाता है क्योंकि वो खुद चल नहीं पा रही होती। फिर दोनों सारी रात टीवी देखते हैं। दूसरी तरफ एडम ब्रदर हे के पास जाता है और जेन का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें जेन उसके फोन के जरिए उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज भेज रहा था। फिर एडम जेन पे कुछ दिनों तक नजर रखता है और उसके सुपर पावर्स के बारे में जान लेता है। सब सबूत के बावजूद ब्रदर हे उस पर विश्वास नहीं करता। इधर जेन के घर पर उसके सारी चीजें उससे कह रहे होते हैं कि वो क्योमी को उसका छाता लौटा दे। पहले जेन हिचकिचाता है लेकिन अपनी चीजों पर भरोसा करके मान जाता है। थोड़ी देर बाद जेन क्योमी से मिलता है और उसे बताता है कि वो बीमार नहीं है। वो अपने पावर्स के बारे में भी बताता है और छाता देकर उससे बोलता है कि कुछ साल पहले उसने इसे चुराया था। जब जेन माफी मांगता है तो क्योमी उससे कहती है कि वो छाते से अपनी माँ के आखिरी शब्दों के बारे में पूछे। लेकिन जब छाता कुछ नहीं कहता तो क्योमी जेन पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जेन उदास होकर घर वापस आता है और देखता है कि उसके हाथ में जो लाल नस थी वो अब गायब हो गई है। इसका मतलब है कि उसने अपने सारे बुरे काम ठीक कर लिए हैं और अब वो चीजों से बात नहीं कर सकता। तभी ब्रदर हे का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसने क्योमी को अगवा कर लिया है। जेन बिना वक्त जाया किए वहां पहुंचता है जहां ब्रदर हे उससे कहता है कि वो लॉकर से बात करे और उसे खोल के बेशकीमती चीजें ले आए वरना क्योमी को मार दिया जाएगा। जेन पूरी कोशिश करता है लॉकर से बात करने की लेकिन अब उसके पास पावर नहीं होती इसलिए वो फेल हो जाता है। बदमाश लोग जेन की बात नहीं सुनते और जब हे उसे मारने वाला होता है तभी पुलिस आ जाती है और जेन और क्योमी को बचा लेती है। आखिर में जेन घर वापस आता है और सोचता है कि कैसे पहले उसके घर में सारी चीजें उससे बात करती थी। वो इमोशनल हो जाता है और उन सभी चीजों को शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। कहानी के आखिर में क्योमी अपने पीले छाते से जेन को बारिश से बचाती है जिससे ये दिखता है कि उसने जेन को माफ कर दिया है।